हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने जो है कि केमिस्ट्री का और साथ ही साथ में जो बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हमारे आगामी होने वाले 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको घटना चक्र की जो बुक है पूर्वालोकन की जनरल साइंस की, इसके थ्रू हमारे शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमने उन चीज़ों को कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में जो है कि हम अगेन जो है कि साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स, उसको देखने वाले हैं। इसमें भी हमने जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन्हीं चैप्टर्स को कवर करने का प्रयास किया है। तो फर्स्ट वन इसमें देख लेते हैं फिजिक्स में। पहले हम डिफरेंट टाइप के यूनिट्स देख लेते हैं कि किसी चीज़ को किस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट वन देखते हैं इसमें क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को किस में मेजर करते हैं, हम सीमेंस में मेजर करते हैं। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स की, तो इसको मेजर किया जाता है किसमें, ल्यूमन में मेजर किया जाता है ल्यूमिनस फ्लक्स को। इल्यूमिनेंस की बात करते हैं तो इसको मेजर किया जाता है लक्स में। साथ ही साथ में एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो न्यूक्लाइड की बात करते हैं तो इसको मेजर किया जाता है किसमें, बेकुरल में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एक्टिविटी ऑफ द रेडियो न्यूक्लाइड है इसको किसमें मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है बेकुरल में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है कि एब्जॉर्ब डोज, जो कि क्रमा का नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किसमें हम ग्रे में मेजर करते हैं। डोज इक्विवेलेंट को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, सीवर्ट में। ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैटेलिक एक्टिविटी को मेजर करते हैं किसमें हम लोग, कैटल में। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है, वन एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है फिजिक्स में कितने के बराबर होता है, 1.496 इंटू 10 के पावर 11। इसको आप इतना भी ले सकते हो, ठीक है, 1.5 भी ले सकते हो, इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के इक्विवेलेंट होता है हमारा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ वन लाइट ईयर जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है, ये होता है 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर का इक्विवेलेंट होता है हमारा वन लाइट ईयर। साथ ही में जब हम बात करते हैं वन पार्सेक की, तो कितने के बराबर होता है हमारा, 3.085 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, और 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है हमारा वन पार्सेक। ये जो भी कन्वर्जन बता रहा हूँ आपको, ये सभी के सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इसको, कि जो वन पार्सेक होता है कितने की इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है 3085 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, और 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है ना। 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी सभी को पता होगा कितने इंच के बराबर होता है, 0.39 इंच के बराबर होता है। ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 0.39 इंच की बराबर होती है। एकदम इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कन्वर्जन में भी होता है ना कभी कभी, मैथ मैथ में भी ये हेल्प करता है। साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, मेगावाट मेजरिंग यूनिट ऑफ द पावर विच इज जनरेटेड इन पावर प्लांट। जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, इनमें जब हम पावर को मेजर करते हैं तो इनको मेजर करने के लिए किस यूनिट को यूज करते हैं, मेगावाट को यूज करते हैं। ठीक है, मेगावाट को यूज करते हैं पावर को मेजर करने के लिए। ऑलरेडी सभी को पता होगा कि जो पावर का यूनिट क्या होता है हमारा, वाट होता है। लेकिन यही जो पावर को मेजर करेंगे हम जो है कि पावर प्लांट्स वगैरह में, तो इसके लिए हम जो है कि मेगावाट को यूज करते हैं एज ए यूनिट के रूप में। साथ ही में जो 1 मेगावाट होता है हमारा कितने के बराबर होता है, 10 टू द पावर 6 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। 1 मेगावाट में कितना होता है, 10 टू द पावर 6 वाट इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, मैच नंबर को देख लेते हैं। क्या होता है, फॉर मेजरिंग द हाई स्पीड। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या हम मैच नंबर में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह हो गए, इनकी जो स्पीड होती है ना, हम जो है कि मैच नंबर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, वन बेकरल ऑयल क्या होता है हमारा, 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, जो वन बेकरल ऑयल होता है इसमें कितना लीटर होता है हमारा, 159 लीटर होता है, जो कि हमारा 34.97 गैलन यूके के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूके का जो मेजरमेंट यूनिट है उसमें 34.97 गैलन के इक्विवेलेंट होता है हमारा वन बेकरल ऑयल। और साथ ही साथ में लीटर में बात करते हैं तो 159 लीटर के बराबर होता है। जब क्यूबिक मीटर में इसी की बात करते हैं तो कितने के बराबर होता है हमारा, 0.159 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है हमारा वन बेकरल। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें, ओजोन लेयर थिकनेस। ठीक है, ओजोन लेयर थिकनेस की बात करते हैं इसमें, तो क्या होता है, इसको एक्सप्रेस करते हैं कि इसमें इन टर्म ऑफ द डॉप्शन यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओजोन लेयर की जब थिकनेस की बात करते हैं तो इसको किसने एक्सप्रेस किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है डॉप्शन यूनिट में। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि जो ओजोन लेयर की थिकनेस होती है इसको किसने एक्सप्रेस किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है डॉप्शन यूनिट में। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है इसमें, कि जो सेकंड चैप्टर है हमारा घटना चक्र की बुक का, इसमें क्या है, मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल।
ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट वन हमारा क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग, मेजरिंग विंड स्पीड। विंड का स्पीड किससे मेजर करते हैं हम लोग, एनीमोमीटर से। एंड द विंड प्रेशर, साथ ही साथ में विंड के प्रेशर को भी मेजर किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। साथ में सेकंड इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, एक एसीटोमीटर। एसीटोमीटर के थ्रू किसको मेजर करते हैं, टू मेजरिंग द हीटिंग पावर और द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन। ठीक है, जो हमारा हीटिंग पावर होता है, साथ ही साथ में जो इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन होता है, इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं एसीटोमीटर को। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, एटोमीटर। एटोमीटर से क्या मेजर करते हैं, रेट ऑफ द वाटर एवोपरेशन। जो वाटर एवोपरेशन का रेट होता है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एक एटोमीटर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है इसमें, बोलोमीटर को देख लेते हैं। क्या है, टू पावर ऑफ इंसिडेंट ईएम रेडिएशन। जो क्या, जो हमारा ईएम रेडिएशन होता है ना, इसके पावर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग, बोलोमीटर का। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा क्या होता है कि जो बोलोमीटर होता है, ठीक है, बोलोमीटर के थ्रू किसको मेजर करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं पावर ऑफ द इंसिडेंट ईएम रेडिएशन। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, क्रोमोमीटर। क्रोनोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग, नेविगेशन इन सी। जो नेविगेशन इन सी होता है, ठीक है, इसके थ्रू क्या करते हैं हम, नेविगेशन में इसका हेल्प होता है क्रोनोमीटर का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, कैलोरीमीटर को देख लेते हैं। इसका यूज क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय द स्पेसिफिक सॉल्यूशन। इसे सॉल्यूशन के द्वारा क्या होता है ना, कोई स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है कोई सॉल्यूशन, तो इसको मेजर करने के लिए क्या हम कैलोरीमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और अगेन जो है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कैथेटोमीटर हो गया, ठीक है, कैथेटोमीटर हो गया, तो इसके थ्रू क्या मेजर करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वर्टिकल डिस्टेंस। जब भी हम वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब क्या होता है हमारा, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये होता है हमारा वर्टिकल। जब हम वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करना होगा तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम क्या है, कैथेटोमीटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके कि कैथेटोमीटर के थ्रू थ्रू जो है कि क्या मेजर करते हैं हम लोग, वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वन क्या है, हमारा क्रायोमीटर देख लेते हैं। क्या होता है, वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ही लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, हमारा क्रायोमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, क्रेशोग्राफ। क्रेशोग्राफ में क्या होता है हमारा, इसके थ्रू क्या हम जो कि ग्रोथ इन प्लांट, जो प्लांट वगैरह में जो ग्रोथ होता है, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है हमारा, क्रेशोग्राफ। ठीक है, क्रेशोग्राफ के थ्रू हम जो कि प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, डीप साइकिल। डीप साइकिल क्या होता है, टू मेजर द एंगल बिटवीन द होरिजेंटल एंड द होरिजन एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा होरिजन हो गया और साथ ही साथ में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसके बीच में जो एंगल होता है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है हमारा, डीप सर्किल। ठीक है, डीप सर्किल के थ्रू हम मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, मेजर द एंगल बिटवीन द होरिजन एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमीटर को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमीटर के थ्रू क्या होता है हमारा, टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया और साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप को देख लेते हैं। इसके थ्रू क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के थ्रू क्या मेजर करते हैं, लुक इनसाइड बॉडी। बॉडी, एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो है कि बॉडी के अंदर ना चीजों को देखते हैं। सपोज कीजिए किसी को हार्ट हार्ट अटैक या समथिंग कुछ आया है, तो एंडोस्कोप के द्वारा क्या होता है, देखते हैं कि जो हार्ट हार्ट अटैक समथिंग उसको आया है, उसके थ्रू कितना उसके बॉडी में ब्लॉकेज हुआ है। ठीक है, तो एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो है कि हेल्थ साइंस में यूज किया जाता है बॉडी के अंदर देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, फेथोमीटर को देख लेते हैं। क्या है, यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। जो सी का डेप्थ होता है उसको मेजर करने के लिए क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग, फेथोमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये क्या होता है हमारा, फेथोमीटर। फेथोमीटर के थ्रू क्या करते हैं, यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं इसके थ्रू। जायरोस्कोप क्या होता है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, जायरोस्कोप के थ्रू क्या हम करते हैं हम लोग,
एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के थ्रू क्या होता है हमारा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो भी हमारा डेंसिटी लिक्विड का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये क्या होता है हमारा हाइड्रोमीटर होता है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के क्या थ्रू क्या मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोस्फियर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ नाम में इक्विवेलेंट है, तो इनको देख लेते हैं, फिर से मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ कि जो हाइड्रोमीटर होता है हमारा, ठीक है, जो हाइड्रोमीटर होता है हमारा, जो हाइड्रोमीटर होता है इसके थ्रू क्या मेजर करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। जब हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर को, तो इसके थ्रू क्या मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोस्फियर को। और इसके साथ ही साथ एक मिलता जुलता एक और नाम है जिसका नाम क्या है, हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप से क्या मेजर करते हैं, गिव इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर के ह्यूमिडिटी के बारे में इंडिकेशन के लिए क्या हम यूज करते हैं, हाइग्रोस्कोप को यूज करते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर इंस्ट्रूमेंट था इसका नाम क्या था, हाइग्रोमीटर, इसके थ्रू क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते थे एटमोस्फियर का। लेकिन जो हाइग्रोस्कोप है इसके थ्रू क्या करते हैं, गिव इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा नाम क्या है, कीमोग्राफ, ठीक है, कीमोग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, रिकॉर्ड द मस्कुलर मोशन चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या फर्स्ट वन क्या मेजर करते हैं कि जो मस्कुलर मोशन में जो रिकॉर्ड चेंजेस वगैरह होते हैं, इसको मेजर करते हैं हम लोग कीमोग्राफ के थ्रू। और साथ ही साथ में जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है ना, इसको भी मेजर करते हैं कीमोग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, लाइसीमीटर। लाइसीमीटर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल एवोपोरेशन विच इज रिलीज्ड बाय द प्लांट। प्लांट के थ्रू कितना एवोपोरेशन हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, लाइसीमीटर। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा मैनोमीटर को देख लेते हैं, क्या होता है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड और गैसेस। जो हमारे लिक्विड और गैसेस के प्रेशर्स होते हैं, इन प्रेशर्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसका नाम क्या है, मैनोमीटर, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज होता है, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है, किसके, लिक्विड और गैस के। नेक्स्ट वन इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं हमारा क्या है, माइक्रोटोम। ये क्या होता है, यूज टू कटिंग एक्सट्रीमली थीन स्लाइसेस ऑफ मटेरियल। माइक्रोटोम एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं ना, उनके बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस को काटने के लिए क्या माइक्रोटोम का यूज होता है। नेक्स्ट वन इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, हमारा नेफोस्कोप। ये क्या होता है इसमें, इसके द्वारा क्या हम एल्टीट्यूड को मेजर करते हैं, ठीक है। नेफोस्कोप के थ्रू जो होता है हम एल्टीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द क्लाउड। जो हमारा क्लाउड्स वगैरह होते हैं, इनकी एल्टीट्यूड को, वेलोसिटी को और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसका नाम क्या है हमारा, नेफोस्कोप, ठीक है। नेफो इस स्कोप इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, ओडोमीटर को देख लेते हैं, जो ऑलरेडी आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ओडोमीटर के थ्रू क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील व्हीकल्स, मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जैसे फोर व्हीलर हो गया, एट व्हीलर हो गया, टू व्हीलर हो गया, इनके थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा होता है, और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, हमारा ओंडोमीटर को देख लेते हैं कि ओंडोमीटर के थ्रू क्या मेजर करते हैं। तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द ईएम वेव्स। जो ईएम वेव्स होते हैं, डेट मीन्स कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी साथ ही साथ में वेवलेंथ को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, ओंडोमीटर। तो ये दोनों नाम है ना, इन दोनों नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बोलते हैं ओडोमीटर, और उसके साथ ही साथ में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओंडोमीटर। तो जो भी मैंने चीज़ें आपको ऊपर बताया वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ फास्ट ट्रैक में, जिससे कि आपको सभी की सभी चीज़ें याद हो जाए। जब हम बात करते हैं एनोमीटर की, एनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, विंड का प्रेशर, साथ ही साथ में विंड का स्पीड मेजर करते हैं। जब हम बात करते हैं एसीटोमीटर का, तो इससे क्या हम मेजर करते हैं हीटिंग पावर, साथ ही साथ में इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन को। जब हम बात करते हैं एटोमीटर की, तो इससे क्या मेजर करते हैं, रेट ऑफ द वाटर एवोपोरेशन को मेजर करते हैं। जब हम बात करते हैं बोलोमीटर की, तो इसके थ्रू क्या हम पावर ऑफ द इंसिडेंट ईएम रेडिएशन को मेजर करते हैं। जब हम बात करते हैं क्रोमोमीटर की, तो इसके थ्रू क्या मेजर करते हैं, नेविगेशन इन सी, ठीक है, सी में नेविगेशन वगैरह में क्या हेल्प होता है, हमारा क्रोमोमीटर का यूज होता है। कैलोरीमीटर के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय द स्पेसिफिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन जो मैंने आपको बताया, इसमें नेक्स्ट वन क्या था हमारा,
ये था हमारा कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर के थ्रू क्या मेजर करते हैं? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस। क्रायोमीटर के थ्रू क्या होता है? वेरी लो टेम्परेचर। क्रेसोग्राफ के थ्रू क्या होता है हमारा? ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसके साथ साथ डीप सर्किल के थ्रू क्या मेजर करते हैं हम लोग? टू मेजर द एंगल बिटवीन द होरिजन एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वन क्या हमारा? इलेक्ट्रोमीटर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? मेजर करते हैं किसको? इलेक्ट्रोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रोस्कोप का क्या यूज होता है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। एंडोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं? टू लुक इनसाइड द बॉडी। उसके साथ ही साथ जो फेथोमीटर होता है हमारा, ठीक है, फेथोमीटर के थ्रू क्या होता है? यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जाइरोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को। हाइड्रोमीटर के थ्रू क्या करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। साथ ही साथ जो होता है हमारा हाइग्रोमीटर होता है, इसके थ्रू क्या करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोस्फियर। हाइग्रोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं? गिवन गिव्स इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। साथ ही साथ में जो हमारा कीमोग्राफ होता है, इसके थ्रू क्या करता है? रिकॉर्ड मस्कुलर मोशन एंड द चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। लाइसिस्टर में क्या होता है हमारा? एक्चुअल evaporation which is released by the plant। मैनोमीटर के थ्रू क्या होता है हमारा? प्रेशर ऑफ द लिक्विड और द गैसेस को। माइक्रोटोम के द्वारा क्या होता है? यूज टू कटिंग एक्सट्रीमली द थिन स्लाइसेस ऑफ द मटेरियल। नेफोस्कोप के थ्रू क्या होता है हमारा? एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द क्लाउड्स को मेजर करते हैं। साथ ही में जो ओडोमीटर होता है हमारा, इसके थ्रू क्या करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील व्हीकल। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा? ओंडोमीटर क्या होता है? इसके थ्रू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द ईएमएफ को मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन कुछ और चीजों को देख लेते हैं इसमें हम लोग कि इसमें क्या क्या और चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इसमें क्या है कि नेक्स्ट वन क्या है हमारा? साइनोमीटर, ठीक है। फिसो फिस फिस्नोमीटर, ये इसके क्या करते हैं? डेंसिटी ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है? PYCNOMETR फिस्कोनोमीटर, इसके थ्रू क्या करते हैं? डेंसिटी ऑफ और द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना, उसका डेंसिटी ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल को मेजर करते हैं, बस इतना जानिए आप लोग। पायरोमीटर के थ्रू क्या होता है हमारा? हाई टेम्परेचर ऑफ सरफेस, किसी भी चीज का टेम्परेचर जब बहुत ही ज्यादा हाई होता है तो इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसका नाम क्या होता है हमारा? पायरोमीटर होता है। साइको साइकोमीटर, इसके लिए क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए क्या साइकोमीटर का यूज करते हैं। रेन गेज क्या होता है हमारा? ये होता है, ठीक है। रेन गेज में क्या होता है? ओडोमीटर, पेल्वियोमीटर और द ओवेरोमीटर। अमाउंट ऑफ द लिक्विड प्रिसिपिटेशन, ठीक है। रेन गेज के थ्रू क्या मेजर करते हैं? हमको बस ये जानना है। तो रेन गेज के थ्रू मेजरमेंट किसका करते हैं हम लोग को? लिक्विड जो प्रिसिपिटेशन होता है इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्या हमारा? रेन गेज है। और साथ ही साथ में क्या होता है इसमें? अमाउंट ऑफ द लिक्विड प्रिसिपिटेशन ओवर स्टेट ऑफ पीरियड। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या हमारा? रेडियोमीटर को देख लेते हैं, क्या होता है? रेडिएंट फ्लक्स और द ऑफ ईएम रेडिएशन। तो ईएम रेडिएशन का जो रेडिएंट फ्लक्स होता है इसको मेजर करने के लिए रेडियोमीटर का यूज करते हैं। सेकेरीमीटर के थ्रू क्या मेजर करते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। शुगर जो सॉल्यूशन होता है उसके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए सेकेरीमीटर का यूज करते हैं। एस्पायरो मैनोमीटर के थ्रू क्या होता है? हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एस्पायरो मैनोमीटर को यूज करते हैं। टेकोनो टेकोमीटर के थ्रू क्या मेजर करते हैं? रोटेशन ऑफ द स्पीड ऑफ ए शाफ्ट और डिवाइस। किसी डिवाइस का साथ ही साथ में रोटेशन, जो शाफ्ट होता है ना किसी भी डिवाइस में जो लगा होता है उसके रोटेशन का जो स्पीड होता है इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है क्या उसको इसको बोलते हैं? टेकोमीटर। ना नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है? सोनार। सोनार का एप्लीकेशन देखते हैं क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है साउंड नेविगेशन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही में इसका यूज क्या होता है? डिटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। जो हमारा वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो सोनार्स वगैरह लगे होते हैं बड़े बड़े हमारे पनडुब्बी वगैरह में, ये जो है कि सोनार के थ्रू ही किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ में वो सोनार ही हेल्प करता है वाटर के अंदर उसको जो है कि नेविगेट होने में, क्योंकि कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा अगर सोनार उसको नहीं पकड़ पाएगा तो उससे उसका कोलिजन हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है जो सोनार होता है हमारे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट वर्क ऑन द एको प्रिंसिपल। अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें यूज होते हैं और साथ ही साथ में जो क्या होता है एको प्रिंसिपल पे हमारा ये वर्क करता है ना। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो इम्पोर्टेंट है क्या है रडार को देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है रेंज एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो रडार होता है इसके थ्रू क्या क्या मेजर करते हैं हम लोग रेंज मेजर करते हैं साथ ही साथ में क्या एंगल को मेजर करते हैं और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड तो इसके लिए जो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है ऑडियोमीटर। ठीक है ऑडियोमीटर के थ्रू क्या होता है हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है पायरोमीटर। इसमें क्या होता है टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ठीक है जैसे कि सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है तो इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं हम लोग पायरोमीटर को। ठीक है ऑलरेडी मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बताया था जिसका यूज क्या होता है हमारे टेम्परेचर को मेजर करने में होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है टेम्परेचर। साथ ही में इसमें होता क्या है ना जैसे कि जो पायरोमीटर होता है इसका इंस्ट्रूमेंट का यूज कब करते हैं जब टेम्परेचर हमारा जो है कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब भी टेम्परेचर हमारा जो है कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो इस कंडीशन में जो इंस्ट्रूमेंट होता है ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ टेम्परेचर ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कंडीशन में जो इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज होता है तो क्या बोलते हैं पायरोमीटर बोलते हैं। साथ ही में एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है हमारा रेडिएशन is the radiation thermometer or the total radiation pyrometer to measure the temperature greater than। जैसे कि जो पायरोमीटर है हमारा यूज करते हैं कब जब टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस पे ऐसा होता है कि टेम्परेचर क्या होता है हमारा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हम यूज करते हैं रेडिएशन थर्मोमीटर को या जो कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है इसी का एक वेरिएशन होता है वेराइटी होता है जिसके थ्रू जो है कि हम उस टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब यहाँ हम कुछ और चीजों को देखते हैं क्या सोलर रेडिएशन मीजर किसको किसके थ्रू मेजर होता है ये मेजर होता है पाई हेलीरोमीटर। ठीक है पाई हेलीरोमीटर के साथ 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 में क्या होता है हमारा फेरेनोमीटर के साथ। दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजर करते हैं हमारे सोलर रेडिएशन को। फर्स्ट वन क्या हमारा फेरी हेलियोमीटर और नेक्स्ट वन क्या हमारा फेरेनोमीटर। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या हमारा थर्मिस्टर को देख लेते हैं क्या है डिवाइस एक्ट एज एन थर्मोमीटर। एक किस तरीके का डिवाइस होता है जो किस तरीके का बिहेव करता है थर्मोमीटर के समान बिहेव करता है और इसके थ्रू क्या होता है हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए क्या इसको होता है हमारा रिएक्टर स्केल पे क्या होता है हम किसी भी अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है फिर से मैं बात कर रहा हूँ देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है रिएक्टर स्केल। और जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इसके लिए जी क्या हम सेस्मियोग्राफ। ठीक है सेस्मियोग्राफ को यूज करते हैं अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए और साथ ही साथ में अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है हम रिएक्टर स्केल से मेजर करते हैं। अल्टीमीटर देख लेते हैं इसके थ्रू क्या हम हाइट को मेजर करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया है कि अल्टीमीटर के थ्रू हम हाइट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा फोनोमीटर देख लेते हैं इसके थ्रू क्या होता है हम फॉर टेस्टिंग द फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। जब कोई इंसान बोलता है तो उसकी वॉइस की इंटेंसिटी क्या है। ठीक है इसको मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसका नाम क्या है फोनोमीटर। नाउ नेक्स्ट वन लास्ट देख लेते हैं क्या हमारा पॉलीग्राफ क्या होता है बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है समथिंग की कोर्ट ने परमिट दे दिया है पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। तो पॉलीग्राफ क्या होता है हमारा डिटेक्टिंग लाई लाई को डिटेक्ट करने के लिए जो है कि हम पॉलीग्राफ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। नाउ कुछ और चीजों को देखते हैं जो हमारे ऑलरेडी पेपर्स वगैरह में पूछे गए हैं जो साथ ही साथ में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा सॉरी नेक्स्ट वन क्या है अब दो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है मैकेनिक्स को देख लेते हैं कि मैकेनिक्स में किस किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पेपर में फिजिक्स के सेक्शन से पूछे गए हैं। तो जो मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है मैकेनिक्स में पहले मैं इसको बता दूं। इसमें क्या पढ़ना है हमको मास पढ़ना है मोशन पढ़ना है फोर्स पढ़ना है एक्सेलरेशन पढ़ना है मोमेंटम पढ़ना है वर्क पढ़ना है पावर और साथ ही साथ में एनर्जी को भी पढ़ना है। तो इतने चीजों को हमको पढ़ना है क्या क्या मास मोशन फोर्स एक्सेलरेशन मोमेंटम वर्क पावर एंड एनर्जी। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ यूज कर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले वेट को देख लेते हैं कि वेट क्या होता है। ये क्या होता है एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी होता है वेट हमारा। मास क्या होता है हमारा मास क्या होता है एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी होता है सबको पता होगा मे बी। सिंपल मशीन क्या होता है हमारा ईट होल इट हेल्प्स ए पर्सन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद ए लेजर फोर्स।
जब सिंपल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इसका क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, इट हेल्प्स अ पर्सन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद द लेजर फोर्स। मतलब कि यहाँ पे जब सिंपल मैकेनिक्स को यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या फोर्स कम हो जाता है, और जो कि वर्क किसी पर्सन को हार्ड फील हो रहा होगा, सिंपल मैकेनिक्स के थ्रू उसी वर्क को जो है कि हम इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा गया था, मैंने उस क्वेश्चन को हूबहू वैसे लिख दिया है कि अमन इज स्टैंडिंग ऑन a sensitive balance, ठीक है। इफ ही इनहेल डीपली, देयर देयर द रीडिंग ऑफ द बैलेंस क्या होगा। जब कोई इंसान जो है कि सपोज कीजिए स्टैंड खड़ा है, ठीक है, किसी बैलेंस पे, तो क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, इनहेल डीपली मतलब कि सांस ले रहा है, तो इस कंडीशन में जो कि जिस बैलेंस पे वो खड़ा है उसकी रीडिंग पे क्या इफेक्ट होगा, क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि जब इनहेल सांस लेगा, इस कंडीशन में जो 1 लीटर एयर होता है, ठीक है, कितने के इक्विवेलेंट होता है हमारा, 1.225 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इतना समथिंग अगर जितने अमाउंट में लेता है वो एयर अपने अंदर इनहेल करता है, उतने अमाउंट में ग्राम के इक्विवेलेंट जो है कि उसका मास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि जो बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन डाल रखा है, क्या होता है, इनहेल एयर विल बी एडेड टू मास ऑफ द मैन। मास जो इंसान का मास है उसमें क्यों इनहेल एयर लेगा अंदर, वो क्या होगा, ऐड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे फिजिक्स में। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी को ना ही जो है कि क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि ओवरऑल जो एनर्जी होगा किसी क्लोज सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व होगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, एनर्जी ऑफ विंड किस तरीके का होता है। जब एनर्जी ऑफ विंड की बात करते हैं तो विंड क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, मोशन में होते हैं। जो भी वेव्स होते हैं, साथ ही पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, रैंडम या किसी की तरीके से ना किसी तरीके के मोशन में होते हैं। सपोज कीजिए वेलोसिटी वी है, तो इनके पास ओनली क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है विंड के पास। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, ट्रक, ए कार एंड मोटरसाइकिल हैव ए इक्वल काइनेटिक एनर्जी if equal stopping force are applied and they stop after traveling a distance x y z respectively। तो इसमें पूछा गया है ना कि एक ट्रक है, एक कार है और मोटरसाइकिल है, जिसके पास क्या है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। उनके पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगा यदि इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एक्स वाई जेड। कह रहा है कि हमारा तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ट्रक है, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा कार है, और थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मोटरसाइकिल है। इनके पास क्या है, हमारा इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है कि हाफ एम बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो इसमें क्या होगा कि एम तो डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है कि हमारा वी है, ठीक है, वी भी समथिंग कुछ इस पे डिपेंड करेगा। तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या है, हमारा सबका इक्वल है। इसके साथ साथ कह रहा है कि इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, स्टॉपिंग फोर्स की जो वैल्यू है इक्वल है तीनों के ऊपर। तो कह रहा है कि इनको रुकने के बाद से तीनों के तीनों जो है कि कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे, कितना, तीनों का जो डिस्टेंस होगा ना ट्रेवल करने का क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि इस तीनों के पास क्या है, हमारा सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो तीनों के तीनों कितना होगा, जो भी वर्क वगैरह होगा क्या, वो भी परफॉर्म इक्वली होगा। तो हमारा तीनों का तीनों जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इन पे स्टॉपिंग फोर्स लगाने पे, तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको जो है कि अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, एन ऑयल टैंकर इज partially filled with oil and moves forward on level load with uniform acceleration। The free surface of the oil then, मतलब क्या होता है कि एक हमारा सपोज कीजिए ऑयल टैंकर है, इसमें कि इस तरीके से ऑयल को मैंने फिल कर दिया। अब सपोज कीजिए ये जो है कि v वेलोसिटी से सरफेस मतलब कि रोड पे मूव कर रहा है, तो ये जो हमारा सरफेस है, जो जहां तक ऑयल को फिल किया गया है, इस सरफेस पे किस तरीके का इफेक्ट होगा, तो ये क्या होगा, ई इंक्लाइन टू द होरिजेंटल विद द लार्जर डेप्थ एट द रियर। मतलब कि जो हमारा रियर साइज होगा, मतलब कि पीछे का हिस्सा क्या होगा, वहां पे पीछे के हिस्सा पे जो है कि ये लार्जर डेप्थ तक चला जाएगा। मतलब इस टाइप से हो जाएगा ये स्ट्रक्चर कुछ, जब मोशन करेगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। ये इस तरीके से हो जाएगा जब मोशन करेगा। तो अब विदाउट मोशन क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ थोड़ा सा आपको, जिससे क्लैरिटी आ जाए कि सॉरी,
An oil tanker is partially filled with oil and moves forward on a level road with a uniform acceleration. The free surface of the oil then क्या इफेक्ट होगा इसके, इसके ऊपर जो इफेक्ट होगा क्या होगा, is inclined to the horizontal with a larger depth at the rear end. मतलब पीछे का जो हिस्सा होगा, ऑलरेडी मैंने लिखा है क्या होगा वहां पे, जो है कि लार्जर डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। डेप्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी। नाउ कुछ और चीजों को देख लेते हैं हम जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मशीन, क्या होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग मशीन, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है क्या है, इसको यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। क्या इट इज a टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द अप्लाइड, ठीक है, मैं इस चीज को फिर से थोड़ा पढ़ देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। तो वर्किंग प्रिंसिपल बात करते हैं, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग मशीन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे होता है। और साथ ही साथ में जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज ए टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द अप्लाइड application of the centrifugal force to separate particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity ऑफ द मीडियम एंड द रोटर स्पीड। मतलब कि एक तरीके का टेक्निक होता है जो कि डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना किसी सॉल्यूशन के अंदर में, उनको उनके जो है कि साइज, साथ ही साथ में शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी और जो है कि मीडियम ऑफ द रोटर स्पीड के बेसिस पे क्या उनको उनको सभी को सेपरेट करता है, अलग अलग कर देता है। तो थोड़ा सा मैं इस चीज को फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन क्या होता है हमारा, सॉरी इसको मैं उल्टा पढ़ दिया था मैंने। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन क्या होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन पे होता है। जो वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल होता है जिसपे वर्क करता है, ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो लिखा है मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। वॉशिंग मशीन है ये, वॉशिंग मशीन इस पे हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस्ड होता है। इसके थ्रू क्या होता है, इट इज ए टेक्निक विच इन्वॉल्व द अप्लाइड application of the centrifugal force to separate particles from the solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium and the rotor speed। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगता है हमारा, जब हम जो है कि क्रीम को किससे, मिल्क से सेपरेट करते हैं, तो वहां पे जो फोर्स लगता है क्या होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, क्या है हमारा मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है कि हमारे पेपर से पूछा गया है। तो क्या है फर्स्ट हमारा, क्या हमारा इसमें है कि जुपिटर को देख लेते हैं। क्या सैटेलाइट ऑलरेडी क्या है ना, इस समय ये चेंज हो चुका है डाटा, ठीक है। ये डाटा चेंज हो चुका है और इसको मैंने ऑलरेडी जो है कि आपको ये क्या बोलते हैं, करंट अफेयर का जो हमारा मैंने करवाया था 18 से एमसीक्यू, साथ ही साथ में ई दृष्टि की जो पत्रिका उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से जुपिटर के कितने मून हो गए और साथ ही साथ में सैटर्न के कितने मून हो गए हैं। हमको बस यहाँ देखना है कि जो मरकरी एंड वेनस होता है इसके पास क्या होता है, किसी प्रकार का कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। कोई सैटेलाइट नहीं है किसके पास, मरकरी और साथ ही साथ में वेनस के पास। नाउ साथ ही साथ में हम केपलर के थर्ड लॉ को देख लेते हैं जिसपे हो सकता है कि न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। तो ये क्या होता है, टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यू। ये फॉर्मूला होता है हमारा केपलर का थर्ड लॉ का। साथ ही साथ में जो हमारा जी की वैल्यू होती है क्या होता है, जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है, आर ई का स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है हमारा जी का क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। एम ई क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ होता है यहाँ पे। साथ ही साथ में जी को देख लेते हैं, क्या होता है हमारा जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है हमारा, पोल पे, ठीक है। पोल पे हमारा जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और साथ ही साथ में मिनिमम कहाँ पे होता है हमारा, इक्वेटर पे, ठीक है। जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है हमारी पोल पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है हमारा, पोल पे। और साथ ही साथ में जो मिनिमम कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। और मैक्सिमम क्या होती है, पोल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से इसको आना चाहिए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं। तो इसमें वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है क्या, जी एम ई अपन आर, ठीक है। या इसी फार्मूला को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, आर ई अंडर रूट जी बाई आर। जितने भी फार्मूला बता रहे हैं हम, आपके एग्जाम में डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं या फिजिक्स के क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है एस्केप वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है हमारा वी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है 2 GME अपन आर ई, ठीक है, या क्या होता है ये 2 GRE, ठीक है, 2 GRE के बराबर होता है। और साथ ही में जो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है हमारे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। साथ ही में जो हमारा एस्केप वेलोसिटी हो गया, साथ ही साथ में जो हमारा ऑर्बिटल स्पीड हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है क्या होता है हमारा वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा अंडर रूट टू, ठीक है, वी जीरो, ये हमारा रिलेशन होता है एस्केप वेलोसिटी और साथ ही साथ में ऑर्बिटल स्पीड के बीच में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ 10 टू इंफिनिटी इज 84.6 मिनट, ठीक है। ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ क्या हो हमारा बहुत बड़ा हो उसके मास के कंपेयर में, दैट मीन्स कि 10 टू इंफिनिटी हो, तो उस कंडीशन में जो उसका हमारा क्या होता है टाइम पीरियड कितना होता है हमारा 84.6 मिनट होता है। इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ए सिंपल पेंडुलम क्या होता है मैक्सिमम लिमिट होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। इसमें क्या है कि ब्रह्मगुप्त पीरियड, जो ब्रह्मगुप्त हमारे जो है कि इंडिया के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे एंशियंट टाइम में, इन्होंने क्या बोला था ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ लाइक द न्यूटन। न्यूटन ने जो लॉ दिया था ना कि जो भी हमारा होता है क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, और ये फोर्स किसके कारण लगता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो सेम जो होता है ब्रह्मगुप्त ने बहुत पहले, न्यूटन से बहुत पहले ही हमारे ब्रह्मगुप्त जी ने कहा था कि जो हमारा क्या होता है ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ क्या होता है, इसको कहा गया था ब्रह्मगुप्त सूत्र में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है लर्निंग टावर, ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ द पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज जो हमारा लीसा का टावर है ना किस इस टाइप से हो रहा है, ये ग्राउंड हो गया और ग्राउंड से इस तरीके झुका हुआ है, इसको क्या बोलते हैं झुका। इसको जो हिंदी में बोलते हैं क्या पीसा की झुकी हुई मीनार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे ग्राउंड पे क्यों नहीं गिरता है, क्यों, द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जो हमारा वर्टिकल लाइन होगा ना, ठीक है, इस तरीके से अगर इस तरीके से हम वर्टिकल लाइन को ड्रा करते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा हमारा इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, इसके अंदर ही आता है। इसलिए क्या होता है हमारा लीसा का जो सॉरी जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो क्या करती है गिरती नहीं है। फिर से मैं थोड़ा इसको पढ़ देता हूँ इससे क्लियर हो जाए आपको। A leaning tower of Pisa does not fall because the vertical line through the center of the gravity of the tower क्या होता है of the tower fall within its base। मतलब कि जो हमारे पीसा की झुकी हुई मीनार इस तरीके से है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है क्या इसका जो बेस है ना, ठीक है, बेस है इसके अंदर ही आता है, इस तरीके से कहीं से लोकेटेड होगा, इसलिए जो गिरता नहीं है। तो इसमें मैंने नोट के रूप में रखा है थोड़ा सा कि थोड़ा क्लियर हो जाए कि ऊपर वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया क्या होता है एनीथिंग विल रिमेन स्टेबल एज हाउ एज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विथिन इट बेस। मतलब कि कोई भी चीज जब तक स्टेबल रहेगी जब तक जो है कि उसका जो है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और जो है कि उसके बेस के अंदर ही आए, ठीक है, बेस के अंदर ही आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम जो है कि वो कभी भी गिरेगा नहीं। एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होता है इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। साथ ही में हम जब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है तो वो क्या होता है कि किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे हम सपोज कर सकते हैं कि उस बॉडी का पूरा मास क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव क्या होता है इट्स वेट रिमेन सेम, जो उसका वेट होगा ना क्या होगा रिमेन सेम होगा, क्यों, क्योंकि वेट का जो फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा mg होता है, और एम जो होता है क्या होता है सेम होता है, और साथ ही साथ के उस पर क्या हमारा ग्रेविटेशनल जो कि जी के अंदर में फॉल होगा, ठीक है, और जी की वैल्यू क्या होती है हमारी 9.8 होती है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है व्हेन यर नोट नोट मेंशन इन क्वेश्चन देन ऑल फॉल एट द सेम टाइम। मतलब कि सपोज कीजिए ना क्या है कि मैंने ऊपर जो बताया आपको कि जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरीके से गिर रहा है, अगर यहाँ पे ईयर मेंशन ना हो, ठीक है, ईयर यहाँ पे मेंशन ना हो तो इस कंडीशन में जो टाइम लगेगा, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है किसी सेम हाइट से, तो दोनों के दोनों पृथ्वी के जो है कि हमारा सरफेस पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है, अगर वहां पे ईयर का मेंशन ना हो, ठीक है। सॉरी।
फिर से थोड़ा सा मैं इसको इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको वो थोड़ा क्लियर हो जाए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव, इट्स वेट रिमेन सेम होगा। साथ ही साथ में क्या होगा, व्हेन ईयर जो है कि नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, देन ऑल फॉल ईयर एट द सेम टाइम, बट व्हेन मेंशन ईयर देन इट्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा हमारा कि कौन पार्टिकल जो है कि पहले सरफेस पे आता है, कौन बाद में आता है। जब हमारा क्या होगा, ईयर जो है कि वहां पे मेंशन होगा, मतलब कि ईयर वहां पे प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि पार्टिकल फ्री फॉलिंग अंडर द क्या होता है हमारा कि पार्टिकल क्या होता है इसमें, सॉरी, particle free falling under gravity, the variation of the displacement d with the time t is given by किससे होता है हमारा, जब कोई पार्टिकल जो होता है कि फ्री फॉल करता है ग्रेविटी के अंदर में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जब u इज इक्वल टू जीरो हो। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सेकंड काइनेमेटिक्स का इक्वेशन होता है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, यू प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या होता है हमारा, ए होता है जी के बराबर। इसके तो साथ ही साथ में यू क्या होता है हमारा, जीरो होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है कि इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल भी क्या होता है हमारा, 980 मीटर पर सेकंड होता है। जो भी हमारा सबसे जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होगा, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी हमारी, 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा वेटलेसनेस इज क्या होता है, इज जीरो ग्रेविटी। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, जहां पे ग्रेविटी यदि जीरो हो जाए तो वहां पे क्या हमको वेटलेस फील होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द अर्थ ट्रेवल इन इट्स ऑर्बिट एट ए स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4,400 किलोमीटर पर आवर। वाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड, हम जो कि इस हाई स्पीड को क्यों नहीं फील कर पाते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है, इट्स ड्यू टू द ओवर रिलेटिव और स्पीड विद द रिस्पेक्ट टू द अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो। जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है ना, क्या होता है कि इट ड्यू टू आवर रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो, हमारा जीरो होता है, जिससे कि हम इस हाई स्पीड को फील नहीं कर पाते हैं। कुछ सिमिलर एग्जांपल की बात करें जो मैंने ऊपर बताया, तो क्या होता है, व्हेन द कार एक्सेलरेट और व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड वी डू फील द मोशन। जब तक कार मोशन में होता है तो हमको कुछ फील नहीं होता है, ठीक है, हम कार के अंदर में ट्रेवल करते हैं। लेकिन जैसे ही कार को जो है कि हम पुश करते हैं, मतलब रोकते हैं ब्रेक लगा के, तो उस समय हमको जो है कि वो फोर्स फील होता है कि कितना स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही थी। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन जो है हमारा क्या है इसमें, an artificial satellite orbiting around the Earth does not fall down. This is due to the attraction of the Earth provide the necessary acceleration for its motion. मतलब कि कोई सैटेलाइट्स वगैरह हैं जो कि अर्थ के अलोंग जो कि चक्कर लगाते हैं, तो बोल रहा है कि अगर इस ऑर्बिट में कोई चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट, तो नीचे क्यों नहीं गिर जाता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, क्या होता है, दो तरीके के फोर्स लगते हैं इसमें, कि artificial orbiting around the earth does not fall. This is due to attraction of the earth provide necessary acceleration for motion। जो हमारा attraction होता है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसके बीच में, ये इसको जो है कि नेसेसरी जो एक्सेलरेशन के लिए क्या हमको प्रोवाइड करवाता है, ये जो फोर्स होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमारे जो एग्जाम फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि इफ ए पर्सन सीटिंग इन a लिफ्ट देन when will he feel that his weight get increase, कब फील होगा, when the elevator going upward, जब वो ऊपर की तरफ मोशन करेगा ना एलिवेटर, तो उसको क्या फील होगा कि उसका मास क्या होगा, एम की वैल्यू लगेगी, उसकी क्या होगी कि इंक्रीज हो गई है। साथ ही साथ में क्या होगा, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होता है हमारा, एम जी होता है, एंड फोर्स गिविंग द एक्सेलरेशन क्या होगा, एम ए होगा। बाय न्यूटन्स लॉ क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू माइनस एम जी क्या होगा हमारा, एम ए के बराबर होगा। और साथ ही साथ में क्या इसको लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम प्लस जी है, ठीक है। मतलब कि उसका क्या होगा, जो वेट होगा, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, उसको फील हो गई कि उसकी इंक्रीज हो गई है, जब हमारा क्या होगा, लिफ्ट का जो है कि ऊपर के डायरेक्शन में मोशन होगा। तो नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कुछ और चीजों को, क्या होता है, ए गर्ल इज स्विमिंग ऑन ए स्विंग in a sitting position when girl stand up, the period of the swing will be क्या होगा, तो period of the swing पे क्या इफेक्ट होगा, सपोज कीजिए कुछ स्विंगिंग है, इस पे जो कि गर्ल जो है कि स्विंग हो रही है, और
ये क्या क्या होता है कि गर्ल जो है कि उसपे क्या होती है, खड़ी हो जाती है। तो इस कंडीशन में उसके पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन पे क्या इफेक्ट होगा, तो क्या होगा, ये शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा पहले की तुलना में। अब यहाँ पे इन चीजों का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्या होगा व्हेन सिंपल पेंडुलम क्या होगा, पासेस थ्रू इट मीन पोजीशन, इसके अपने मीन पोजीशन से पास होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, इट्स एक्सेलरेशन बिकॉम क्या होता है हमारा, जीरो होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। सिंपल पेंडुलम इस तरीके से जब मोशन करता है ना, तो कुछ कीजिए ऐसे हमारा सिंपल पेंडुलम है, इस तरीके से मोशन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहा है यहाँ पे आता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है। साथ ही साथ में क्या होता है, एक्सेलरेशन बिकॉम जीरो होता है और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। साथ ही साथ में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, जीरो होता है। साथ ही में जब हम बात करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस इट्स एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, डेट मींस कि ये वाला पोजीशन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इट्स एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, काउंटर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इज मैक्सिमम होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है और जीरो वेलोसिटी होता है इस कंडीशन में। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। नाउ कुछ और चीजों को देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको देख लेते हैं। क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक मैटर, क्या होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है हमारा, परफेक्टली इलास्टिक मैटर होता है। सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो क्या होता है इसको, ये डिक्रीज हो जाता है कब, व्हेन द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो होता है क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, थोड़े फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में नहीं होते हैं। लेकिन जब जाड़े का सीजन आता है, विंटर में, तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, तो इस फॉर्म में थोड़ा सा ना पार्टिकल क्या होते हैं यहाँ पे सिकुड़ जाते हैं, इनके बीच का जो लेंथ होता है, जो एटॉमिक मोलिकुलर लेंथ होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, इफ लिक्विड हैज ए नेग्लिजिबल वेट इट्स शेप विल बी कंप्लीटली स्फेरिकल। इसके इसके पीछे क्या होता है, सपोज कीजिए ना कोई हमारा इस तरीके का लिक्विड है जिसका वेट क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका शेप ऑलवेज क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। जैसे कि रेन वाटर हो गया, उसके साथ साथ क्या हो गया, सोप बबल्स हो गया। इसके पीछे जो रीजन होता है, क्यों कि रीजन इज ड्रॉप्स ऑक्यूपाई डेड फॉर्म इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्या होता है, रेन वाटर और साथ ही साथ में जो सोप बबल्स होते हैं, उनका शेप क्या होता है हमारा, सर्कुलर टाइप का होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मैटर। जो सेम मैटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है कि एक सेम मॉलिक्यूल है और एक सेम मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ये क्या होगा, इसको बोलेगा हम लोग कोहेसिव फोर्स। और जब हम बात करते हैं एडहेसिव फोर्स की, तो ये क्या होता है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट मैटर। जो डिफरेंट मैटर्स होते हैं ना, सपोज कीजिए डिफरेंट हो गया, एक मीटर डिफरेंट हो गया, एक मीटर डिफरेंट हो गया, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये सभी के सभी हमारे सरफेस टेंशन का जो चैप्टर है ना, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ना एक फिनोमिना होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी के नाम से जानते हैं। इसको देख लेते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है कि जो लिक्विड की टेंडेंसी होती है, राइज मतलब किसी पतला कोई परखनली टाइप का हो, उसमें ऊपर तक चढ़ने का, साथ ही साथ में नीचे गिरने का, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं। इन द कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज द कैपिलरिटी। फिर से मैं थोड़ा इसको उसको पढ़ देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, जिससे कि थोड़ा आपको क्लैरिटी आ जाए। क्या होता है कैपिलरिटी की, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ द सरफेस टेंशन इन द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर में राइज और फॉल होने की जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। इसको एज हम कैपिलरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को देख लिया। नाउ जो है कि कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, देख लेते हैं क्या है, एग्जाम्पल की बात करते हैं उसमें। कैपिलरिटी में तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स इन अ प्लांट। क्या होता है, जो भी मूवमेंट होता है ना प्लांट्स में वाटर का और मिनरल्स का, ये कैपिलरिटी के थ्रू ही होता है, आपको याद रखना है। तो पेपर में इस तरीके से पूछता है कि जो हमारे प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और वाटर्स का मूवमेंट होता है, एक किस फिजिकल फिनोमिना के थ्रू होता है, तो इस फिजिकल फिनोमिना का नाम क्या है, कैपिलरिटी। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, ड्राइविंग ऑफ द इंक टू द नीब फ्रॉम द बॉटम इन द फाउंटेन पेन। क्या होता है,
ये भी हमारा क्या होता है, कैपिलरिटी का एग्जांपल होता है। द नीव इज tilted इन द मिडिल, इसमें क्या होता है, दैट एक्ट एज ए कैपिलरी ट्यूब। हाउएवर रिफिल पेन राइटिंग इज पॉसिबल बाय द ग्रेविटी, मतलब कि जो हम पेन वगैरह के अंदर जो फाउंटेन पेन वगैरह होते हैं, इनमें जो रिफिल को फिल करते हैं, ये भी हमारा कैपिलरी प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है। लेकिन जो लिखना होता है ना, जो लिखते हैं जो हम उसके थ्रू, उसको वो पॉसिबल होता है क्यों, ग्रेविटी के कारण। एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। क्या होता है कि ड्राइविंग ऑफ द इंक टू द नीब फ्रॉम द बॉटम इन द फाउंटेन पेन, इसमें क्या प्रिंसिपल होता है, द नीब इज सिल्टेड इन द मिडिल, the act as a capillary that act as a capillary tube. However, refill pen writing is possible by the gravity and it does not depend upon the surface tension. नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और चीजों को। क्या होता है, लाइटिंग कैंडल एंड द लैंप विक्स, ये भी हमारा एग्जांपल होता है, ठीक है, किसका, ये कैपिलरी ट्यूब का। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, बोल्टिंग पेपर यूज टू एब्जॉर्ब स्पिल लिक्विड, ये भी एग्जांपल होता है हमारा क्या, कैपिलरिटी का। साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, इसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को देख लेते हैं, तो ये क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का मतलब कि प्रॉपरली लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच opposes the relative movement among the different layer of the liquid, जो हमारे लिक्विड के डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं, सपोज लेयर वन है, लेयर टू है, इनके बीच में जो मोशन होगा ना, ठीक है ना, जो मोशन होगा, ये जो रिलेटिव मोशन होगा, इस मोशन को जो है कि कौन जो अपोज करता है फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं फिजिक्स में। तो फिर से मैं थोड़ा इस जो है कि डिफिनीशन को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच अपोजेस द रिलेटिव मूवमेंट अमंग द डिफरेंट लेयर ऑफ द लिक्विड। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, ऑयल सेपरेट्स ऑन ए वाटर सरफेस बिकॉज, क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है हमारा, क्या होता है, ऑयल जो है कि सेपरेट हो जाता है वाटर सरफेस के ऊपर, ठीक है। फिर से पढ़ता हूँ मैं, ऑयल सेपरेट्स ऑन द वाटर सरफेस बिकॉज, क्यों होता है, सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल इज लेस देन वाटर। जो क्या होता है हमारा ना, सपोज कीजिए वाटर है किसी बॉटल में, इसके ऊपर थोड़ा सा ना, इसमें वाटर है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल को डालते हैं, तो क्या होता है कि ये उसके ऊपर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, इसके डीप में नहीं जाता, क्योंकि जो हमारा ऑयल होता है, इसका जो सरफेस टेंशन होता है, क्या होता है, वाटर से कम होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है, सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल इज लेस देन वाटर। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलिथीन balloon is released from the surface of the earth as the balloon rise to the an altitude up in the atmosphere। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है, it will increase in the height because high altitude pressure reduced। सॉरी मैं थोड़ा फिर से इसको पढ़ता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि ए हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलिथीन बैलून इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एज द बैलून राइज टू एन एल्टीट्यूड अप इन एटमॉस्फेयर, इट विल इंक्रीज इन साइज। इसका साइज जो होता है, सपोज कीजिए बैलून का साइज इतना है, जैसे जैसे ऊपर जाता है इसका साइज जो होता है इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, बिकॉज द हाई एल्टीट्यूड प्रेशर रिड्यूस, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, सपोज कीजिए प्रेशर इसके ऊपर जो लग रहा है एटमॉस्फेयर से, क्या है, पी वैल्यू है, लेकिन जब ऊपर जाएगा हाइट पे, तो क्या पी की जो वैल्यू होगी पी डैश हो जाएगी, साथ ही साथ में पी डैश क्या होगा हमारा, लेस देन पी हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे उसका जो साइज होता है बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। सोप बबल के ऊपर हम थोड़ा सा कोई चार्ज वगैरह रख देते हैं, जिसके ऊपर उससे क्या इसके इफेक्ट होता है, इट रेडियस, इसका रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है, इसका रेडियस क्या होता है हमारा, इसका रेडियस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द सरफेस प्लस रिपल्सिव फोर्स सेम चार्ज के ऊपर क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, साथ ही साथ में वो उसके सरफेस के ऊपर जो है कि चार्ज वगैरह क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन। राइजिंग ऑफ वाटर जो होता है ना, इसमें फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स फॉइलेज,
इसमें क्या होता है, बस कैपिलरिटी ही एक रीजन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि रूट्स से जो होता है कि डिफरेंट टाइप के हमारे मिनरल्स और वाटर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। इसके पीछे और क्या क्या रीजन होता है, अदर रीजन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन भी होता है, साथ ही साथ में कोहेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन, साथ ही साथ में कोहेशन, और साथ ही साथ में क्या हमारा कैपिलरिटी। इन तीन रीजन के कारण क्या होता है, वाटर में डिफरेंट मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट में उसके रूट से डिफरेंट पार्ट्स में होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, केरोसिन के बारे में। केरोसिन राइजेस इन द वीक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, हमारा केरोसिन जो होता है राइज हो जाता है इन द वीक ऑफ द स्टोव। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, ये हमारा कैपिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इन एन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ के बेसिस पे हमारा जो है कि हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स वगैरह होते हैं ना ऑटोमोबाइल में, जो भी हमारी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनमें जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स का, किस पे होता है, हमारा पास्कल लॉ पे बेस्ड होता है। पास्कल लॉ क्या बोलता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट टेल्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन द confined incompressible fluid is transmitted equally in all direction throughout the fluid। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, हमारा ऑटोमोबाइल का जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह होते हैं वो फंक्शन करते हैं। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ इसको, क्या होता है, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है, इट टेल्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन द कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और चीजों को। नेक्स्ट नेक्स्ट में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पहला क्या है, इन ए गेज, क्या है कि द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना क्या होता है, रियल होता है। रियल जो हमारा रेटिना पे जो भी इमेज वगैरह फॉर्म होते हैं क्या होते हैं, वो रियल होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, और साथ ही साथ में स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये हमारी जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना के ऊपर, इसके अंदर जो है कि क्वालिटी होती है। साथ ही में क्या होता है, द सन इज विजिबल टू अस ए फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल बिकॉम। क्यों, तो क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो सन होता है हमको जो है कि विजिबल मतलब दिखने लगता है कुछ मिनट पहले ही। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको, कि द सन इज विजिबल टू अस ए फ्यू मिनट बिफोर द एक्चुअल बिकम बिकॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसमें थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे नीचे थोड़ा और चीजों को देखने गया है। सन एंड मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द होरिजन बिकॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगेन जो होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही जो फिनोमिना होता है, जिसके कारण सन और मून हमको क्या है, इलिप्टिकल, हमको होरिजन के पास जो कि इलिप्टिकल नेचर के दिखते हैं। रेड लाइट इज यूज्ड इन द ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, so it can be seen from the far away more clear। जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह होते हैं उनमें रेड लाइट का एप्लीकेशन इसलिए होता है क्योंकि जो रेड लाइट का वेवलेंथ होता है क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। और साथ ही साथ में लॉन्गेस्ट होने के कारण इसको जो है कि बहुत दूर से भी हम क्लियरली विजिबल मतलब कि देख सकते हैं। साथ ही में क्या होता है, रेड कलर सेक्रेटेड द लिस्ट, मतलब कि जो सेक्रेटेड होता है ना, जो सेक्रेशन होता है हमारा फिनोमिना डिफरेंट टाइप के कलर्स में, उसमें रेड कलर में क्या होता है, मिनिमम होता है। ना नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि फिर से मैं थोड़ा उस चीज को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, और ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं कि रेड लाइट इज यूज्ड इन द ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, so it can be seen from the far away more clear। साथ ही साथ में क्या होता है, रेड कलर सेक्रेटेड द लीस्ट, so sun appears red in the evening because all other light secreted। मतलब कि साथ ही साथ में एक फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके थ्रू क्या होता है, हमारा सन जो होता है इवनिंग के टाइम पे रेड कलर का दिखता है। क्यों, क्योंकि रेड कलर का जो होता है ना, स्कैटरिंग सबसे मिनिमम होता है, और साथ ही साथ में जो मैक्सिमम कलर्स होते हैं इनकी स्कैटरिंग उससे ज़्यादा होती है। तो बाकी जो कलर्स होते हैं वो तो स्कैटरिंग हो जाते हैं, लेकिन जो रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है, जो हमारे आंखों तक आता है, हमको जो है कि सन का कलर क्या होता है, रेड कलर का दिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा रेनबो के बारे में। रेनबो क्या होता है, इट कॉजेज बाय द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। तीन फिजिक्स के ऑप्टिक्स के फिनोमिना होते हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है, हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है।
फर्स्ट वन क्या होता है हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, सेकंड वन क्या हो गया रिफ्रैक्शन हो गया, थर्ड वन क्या हो गया हमारा डिस्पर्शन हो गया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इन द ड्राइविंग कार में क्या होता है ऑन द व्हीकल्स क्या होता है वी ऑलवेज यूज कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारा ड्राइविंग कार वगैरह होते हैं ना व्हीकल्स वगैरह होते हैं, इनमें हम किसको यूज करते हैं ऑलवेज क्या यूज करते हैं हम जो कि कन्वेक्स मिरर की यूज करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड वाइडर व्यू। जो हमारा जो देखे होंगे बाइक्स वगैरह होते हैं या गाड़ी वगैरह होती हैं, तो इनमें क्या हमारा जो जो मिरर लगा होता है इस तरीके से, ये क्या होता है ऑलवेज जो है कि कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि ये हमको जो है कि वाइडर व्यू देता है। सपोज कीजिए अगर इसका क्या होगा इसका वाइडर व्यू ज़्यादा होगा, जिससे कि ज़्यादा एरिया जो है कि इसके अंदर में आ जाएगा। तो हम जो है कि ड्राइविंग कार और साथ ही साथ में व्हीकल्स में क्या यूज़ करते हैं ऑलवेज कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है बिकॉज़ इट प्रोवाइड द वाइडर व्यू। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इमेज फॉर्म बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या होता है वर्चुअल होता है साथ ही साथ में एंड द मैग्नीफाइड होता है। जो भी हमारे इमेज वगैरह फॉर्म होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के थ्रू, ये क्या होते हैं वर्चुअल होते हैं साथ ही साथ में मैग्नीफाइड होते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है व्हेन द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा द रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेट बाय कितना 2 थीटा। जब भी हम जो है कि किसी मिरर को जिस पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसको जो है कि थीटा डिग्री के साथ मोड़ देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो उस पे जो रिफ्लेक्ट रे होता है उसका रोटेशन कितना होता है हमारा 2 थीटा डिग्री उसका रोटेशन होता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कलर ऑफ द रेनबो। क्या होता है हमारा बीरचोर, ठीक है ये हमारा जो एक तो बताता है करेक्ट ऑर्डर होता है हमारा किसका रेनबो में जो कलर का फॉर्मेशन होता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है VIBGYOR, ठीक है एकदम इसको याद कर लीजिएगा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कलर ऑफ द रेनबो क्या होता है हमारा बीरचोर होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है द एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक क्या होता है हमारा कॉनकेव लेंस के थ्रू बिहेव करता है हमारा। जो एयर बबल का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर वाटर के अंदर में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एयर बबल इन वाटर विल बी एक्ट लाइक ए कॉनकेव लेंस। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कॉन्वेक्स साथ ही साथ में क्या कॉनकेव क्या होता है हमारा दोनों को आपस में अटैच कर दे तो क्या इसका बिहेवियर होता है प्लेन ग्लास शीट। प्लेन ग्लास शीट की तरह इसका बिहेवियर हो जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा कि द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑफ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। जो हमारा पर्सन है ना उसके हाइट का आधा होता है। क्या होता है द मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज। मतलब कोई पर्सन किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, तो उसको जो है कि अपना फुल इमेज इसमें देखना है, तो इसका साइज़ क्या होना चाहिए? तो मिरर का साइज़ कितना होना चाहिए? पर्सन का आधा होना चाहिए, ठीक है? आधा होगा तो इस इंसान का जो है कि इसके अंदर जो इमेज बनेगा, क्या बनेगा? पूरा बनेगा, ठीक है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि द मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है व्हेन ए पर्सन एंटर इनटू ए डार्क रूम फ्रॉम द लाइट एरिया ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर द सम टाइम बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन द साइज ऑफ द पपुल। पुपिल जो पुपिल होता है ना हमारे आंख का उसका साइज चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो आदमी जो है कि किसी बहुत ज्यादा लाइट से किसी कमरे में आता है तो क्या होता है उसका जहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है लाइट की, वहाँ उसको देखने में दिक्कत होता है। कुछ देर तक उसकी आँखों के सामने अंधेरा छाया होता है। क्यों? क्योंकि जो उसका पुपिल का साइज़ होता है ना आई का, ये कम हो जाता है बाहर जाने पे। क्यों? पुपिल का साइज़ कम क्यों होता है? क्योंकि जो इंटेंसिटी जो होता है ना आँख में जाती है, उसको मैनेज करने के लिए जो है कि पीपल अपना साइज़ जो है कि चेंज करता रहता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है फोकसिंग ऑफ द आई इज डन बाय चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। जो आई का जो फोकसिंग होता है किस तरीके से हमारा मेंटेन होता है चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉजेज बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स होते हैं, इनके एक्शन के थ्रू क्या होता है हमारा फोकल लेंथ जो आई का होता है ना वो चेंज होता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है कि चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉजेज बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। नाउ कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसमें। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट वन क्या है नेक्स्ट वन क्या है रेटिना ऑफ द आई इज comparable to which of the following part of a traditional camera। क्या होता है फिल्म। जो रेटिना होता है ना इस पे हमारा डिफरेंट टाइप के जो भी चीजें होती है ना उनका इमेज बनता है। तो इसका जो ट्रेडिशनल कैमरा होता है उसके फिल्म के इक्विवेलेंट होता है हमारे आंख का रेटिना, ठीक है आपको याद रखना है इसको। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
फॉर्म्स एट कहाँ पे? रेटिना पे बनता है। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? इन केस ऑफ द लॉन्ग साइटनेस, जिसको क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं हिंदी में। इमेज आर फॉर्म एट कहाँ पे? बिहाइंड रेटिना। जो रेटिना होता है ना हमारा, ठीक है, रेटिना के पीछे हमारा इमेज बनता है किसका? जब कोई इंसान जो होता है लॉन्ग साइटनेस मतलब कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर लीजिएगा कि इन केस ऑफ द लॉन्ग साइटनेस इमेज आर फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। दूर दृष्टि दोष के कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है आई में क्या होता है? रेटिना के पीछे होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? कलर इन द कलर टेलीविजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री बेसिक कलर्स। ये कौन कौन से हमारे होते हैं? रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। इनके कॉम्बिनेशन से जो भी डिफरेंट टाइप के कलर्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारे जो कलरफुल टीवी होता है उसमें बनता है। और इसको याद करने का क्या तरीका है? आरजीबी। दैट मीन्स कि ये हमारे क्या होते हैं? आरजीबी क्या होता है? हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है कि हम और भी डिफरेंट टाइप के कलर्स को बना सकते हैं। तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, क्या है? प्रोड्यूस्ड कलर इन द कलर टेलीविजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री बेसिक कलर्स। क्या क्या होते हैं? रेड हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा रेड साथ ही साथ में ग्रीन और उसके बाद से ब्लू कलर को आपस में मिला दिया जाए तो जो नया कलर बनता है क्या होता है? व्हाइट होता है ये। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का, क्या है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें एक कन्वर्जन फार्मूला होता है जिसके थ्रू क्या हम जो कि सेल्सियस सेल्सियस को जो है कि फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। ये फार्मूला क्या होता है हमारा? C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है। इस फार्मूला के थ्रू आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ऑफ अ डिफरेंट लिक्विड। कुछ लिक्विड वगैरह होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं। तो अल्कोहल का कितना होता है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साथ ही साथ में मरकरी का कितना होता है हमारा? 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट। मे भी हो सकता है ना आपके एग्जाम में थोड़ा सा कहीं ऑप्शंस वगैरह को एलिमिनेट करने में ये सब जो कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं ना हेल्प कर देते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? स्टेम हैज ए मोर लेटेंट हीट कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर एट द सेम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा होता है ना एक कॉन्सेप्ट होता है लेटेंट हीट का, ये हमारा जो स्टेम होता है मतलब कि वाष्प होता है इसके पास ज्यादा होता है विथ कंपेयर टू जो बॉइलिंग वाटर होता है द सेम डिग्री सेम टेम्परेचर पे। आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एक प्रोसेस होता है इसका नाम क्या है? सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन में? क्या होता है हमारा? सॉलिड जो होता है, ठीक है, सॉलिड जो होता है डायरेक्टली क्या होता है हमारा? वेपर फेज में चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा? ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेंशन की बात करते हैं तो क्या होता है? इट ओनली गोज ओनली इन गैसेस एंड लिक्विड। जो हमारा कन्वेंशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है कहाँ पे होता है? गैसेस में होता है और साथ ही साथ में लिक्विड में होता है। दो चीजें होती हैं, फर्स्ट में हमारा गैसेस होते हैं, सेकंड में हमारा लिक्विड होता है। जिनमें क्या होता है हमारा? कन्वेंशन एक प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स में जिसके थ्रू क्या होता है हमारा? हीट का ट्रांसफर होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? लिक्विड रिमेन hot or cold for a long time in the thermos flask because there is no loss or gain of the heat by कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडेंसेशन। जो हमारे थर्मस वगैरह होते हैं ना उनमें किसी लिक्विड को हम डाल देते हैं, जिस टेम्परेचर पे डालते हैं वो टेम्परेचर जो होता है कि लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रखता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई हीट का क्या होता है ना, कंडक्शन नहीं होता है। डिफरेंट जो थ्री प्रोसेस होते हैं कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन के थ्रू किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है एटमोस्फियर से, इसलिए क्या होता है वो जो होता है लंबे समय तक जो है कि सेम टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा? डिग्री सेंटीग्रेड एंड द फ़ारेनहाइट आर सेम एट कितना होता है हमारा? -40 डिग्री पे क्या होता है? -40 पे हमारा जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही साथ में जो फ़ारेनहाइट होता है सेम होता है हमारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल इंजन क्या होता है हमारा? इथिलीन ग्लिसरॉल जो होता है, ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी के सेक्शन में साथ ही साथ में आपको जो है कि केमिस्ट्री के सेक्शन में बताया है कि जो इथिलीन ग्लिसरॉल होता है इसको एज ए एंटी फ्रीज के रूप में ऑटोमोबाइल इंजन में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है? व्हेन आइस मेल्ट क्या होता है? इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। जब भी आइस जो होता है ना, आइस सपोज करो आइस इस तरीके से हमारा सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब ये गल जाता है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है? इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा? डिक्रीज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बच्चे क्या होते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ना होने के कारण कई सारे क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं। तो क्या होता है? व्हेन आइस मेल्ट, जब भी आइस पिघलता है तो इस कंडीशन में क्या होता है? उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर द कीपिंग फूड फ्रेश इन ए रेफ्रिजरेटर क्या होता है हमारा? ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक सेफेस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे जो है कि आप अब जो है कि अपने रेफ्रिजरेटर में फूड्स वगैरह को रखते हो तो वो जो है कि लॉन्ग टाइम तक जो है कि
मतलब अच्छे रहेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट जो पेज देख लेते हैं इसमें क्या-क्या हमारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा, a sudden fall in a barometer reading indicates the weather, a stormy weather। मतलब हमारा जो बैरोमीटर होता है इसके जो है कि रीडिंग में अगर सडन कुछ फॉल आ जाता है, मतलब घट जाता है, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि हमारा जो वेदर क्या है हमारा स्टॉर्मी, मतलब कि वेदर अच्छा नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, द सरफेस ऑफ ए लेक इज फ्रोजन इन द सेवर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड। वाई, इसके पीछे क्या रीजन होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है, जो लेक्स वगैरह होते हैं इनके ऊपर का सरफेस तो जम जाता है, ठीक है, लेकिन नीचे का सरफेस क्या होता है हमारा, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, जब वाटर को हम गर्म करते हैं, व्हेन वाटर इज हीटेड, तो क्या होता है हमारा बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है, इट वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे क्या होता है हमारा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं एबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, इट एक्सपेंड, इसका एक्सपेंशन होता है। और साथ ही साथ में एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर हैज ए लीस्ट वॉल्यूम, सबसे कम वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और इस कंडीशन में इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है। ये कुछ वाटर की प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है, जो आपके जो कि डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, जिससे अगर क्वेश्चन कुछ आते हैं थर्मोडायनामिक्स से, तो उसमें हेल्प करेंगे। तो जब वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, जब वाटर को हम गर्म करते हैं, गर्म करते हीट करते हैं, तो क्या होता है, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इट्स वाटर डिक्रीज, का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है। साथ ही साथ में एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बात करें, तो क्या होता है, वाटर हैज ए लीस्ट वॉल्यूम, सबसे कम वॉल्यूम होता है एंड द हाईएस्ट डेंसिटी इस सिचुएशन में होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, व्हाइल फ्लोटिंग इन ए सी व्हाट पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज अबव द सरफेस ऑफ द सी। मतलब जो डिफरेंट टाइप के आइसबर्ग वगैरह होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो हमारे पानी में तैरते हैं, तो बोल रहा है कि कितना भाग जो है कि पानी का सरफेस के ऊपर होता है और कितना भाग जो है कि सरफेस के नीचे होता है। तो ये कितना होता है, 1/9 होता है हमारा, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि व्हाइल फ्लोटिंग इन ए सी व्हाट पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज अबव द सरफेस ऑफ द सी, कितना होता है, 1/9 होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, बॉडी वाट वेट इज हाईएस्ट इन बीच अमोंग द फॉलोइंग, किसमें होता है, हाइड्रोजन में जो होता है हमारे बॉडी का वेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, इसमें हमारे बॉडी का वेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगेन जो है कि नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो है कि हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है, ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स को देखने वाले हैं हम लोग, ऑप्टिक्स में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए हैं ना। ऑप्टिक्स को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है हमारा, जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है ऑप्टिक्स में, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवर्तन बोलते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट डिवाइड्स फ्रॉम इट्स पाथ। मतलब कि जब हमारा क्या होता है, एक मीडियम इस तरीके से है जिसका जो है कि सपोज कीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग कुछ है, एक हमारा दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स है। अगर यहाँ से लाइट इस तरीके से एंटर करती है तो अपने पाथ से क्या होता है, ये इस तरीके से समथिंग कुछ डिविएट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा एन और एन डैश की वैल्यू किस तरीके से है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं फिजिक्स में। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम to another it deviates from its path, this is known as the refraction। कुछ फिनोमेना होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं जो हमारे रिफ्लेक्शन पे बेस होते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन पे बेस होता है। साथ ही साथ में डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन में क्या होता है हमारा, सेपरेशन ऑफ द विजिबल लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कलर। ये क्या होता है हमारा, डिस्पर्शन में होता है, ठीक है। डिस्पर्शन एक फिनोमेना होता है इसमें जो विजिबल लाइट होती है ना, अपने कंपोनेंट में जो है कि टूट जाती है। सपोज करिए यहाँ से एक लाइट आ रही है, ये प्रिज्म से होके जाती है, तो क्या होता है, इसके 7 कंपोनेंट होते हैं। इन सातों के सातों कंपोनेंट में इस तरीके से अगर टूट जाए, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए सपोज कीजिए हमारा ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है, लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा इंक्रीज होता है, मतलब कि रेड का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा और क्या होगा, लार्जेस्ट डिविएशन होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम वायलेट की बात करें, तो वायलेट का जो है कि लैम्डा सबसे कम होगा और क्या होगा, इसका डिविएशन जो है कि सबसे कम होगा, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे एनर्जी रेट की क्या होगी, मिनिमम होगी। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज की बात कर लेते हैं। क्या होता है, ग्लास ईयर, ठीक है, कितना होता है, 47 डिग्री होता है क्रिटिकल वैल्यू।
क्रिटिकल एंगल, और साथ ही साथ में वाटर ईयर का क्या होता है हमारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा एंगल होता है जिस पे क्या होता है, अगर लाइट उस सरफेस पे इंसिडेंट करे तो हमारा क्या है कि रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो क्या होता है लाइट जो है कि रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्लास ईयर के लिए 47 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और साथ ही साथ में वाटर ईयर के लिए हमारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाउ हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एक हमारा फिनोमेना जिसका नाम क्या है, मिराज फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, क्या होता है जो मिराज का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है हमारा, सॉरी मैंने ऊपर थोड़ा उल्टा बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप करेक्ट कर लेना कि जो रेड लाइट होता है, ठीक है, रेड लाइट का जो कि लीस्ट डिविएशन होता है, डिविएशन सबसे कम होता है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी। और साथ ही साथ में जो हमारा वायलेट लाइट होता है, इसका डिविएशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी तो डिविएशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एनर्जी कम होगा तो इस केस में क्या होगा, डिविएशन मिनिमम होगा, ठीक है। तो रेड का डिविएशन लिस्ट होता है, और साथ ही साथ में जो वायलेट होता है लाइट, इसका डिविएशन मैक्सिमम होता है। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ मिराज फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, सिल्वर होता है। सिल्वर इज बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्यों, सिल्वर जो होता है हमारा बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, तो इसका क्या होता है, इसको यूज करते हैं, यूज बैक द मिरर। जो मिरर्स वगैरह होते हैं ना, इनके पीछे के सरफेस को रंगने के लिए क्या होते हैं, हम जो कि सिल्वर का यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा कॉनकेव मिरर को देख लेते हैं, जो इस शेप में होता है हमारा, क्या होता है, यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट वगैरह के द्वारा जो है कि कनकेव मिरर को यूज करते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स एंड द सर्च लाइट, इनमें क्या होता है, हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। यूज इन द सेविंग मिरर, जो सेविंग मिरर होता है, जो बार्बर वगैरह यूज करते हैं, इसमें भी हम जो कि कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा कन्वेक्स मिरर को, इसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है। फ्यू साइड मिरर इन द, क्या होता है, व्हीकल्स। व्हीकल्स का जो फ्यू साइड मिरर होता है ना, इस तरीके से जो लगा होता है, जिसमें हम जो कि चलते हुए देखते हैं कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, इसमें हम जो कि कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो होता है लार्ज व्यू होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा कॉन्वेक्स लेंस को देख लेते हैं, क्या होता है, यूज टू करेक्ट जो होता है फार साइडनेस, मतलब दूर दृष्टि जो को करेक्ट करने के लिए हम जो है कि कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने दूर दृष्टि जोत में बताया था आपका कि जो इमेज होता है रेटिना के पीछे बनता है यहाँ पे, तो इसको जो है कि पीछे फोकस हो रहा है, तो इसको थोड़ा फोकस को आगे करने के लिए यहाँ पे क्या हम एक जो कन्वेक्स लेंस को लगा देते हैं, जिससे ये जो फोकस यहाँ पे हो रहा है, क्या पे अब यहाँ पे फोकस होगा, जिससे कि हमारा क्या होता है, फार साइडनेस दूर हो जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं फार साइटनेस को। एन आई डिफेक्ट इन विच नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल बट लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल। एक तरीके का प्रॉब्लम होता है आँख के अंदर में, जिसको जो है कि फार साइटनेस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जो हमारी पास की ऑब्जेक्ट होती है, नियर ऑब्जेक्ट होते हैं, ये हमको क्लियर विजिबल होते हैं। लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हमको जो है कि क्लियर विजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फार साइटनेस बोलते हैं। और इसको, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, मतलब फिजिक्स के मेडिकल लैंग्वेज, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और इसको करेक्ट करने के लिए जो है कि हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि फार साइटनेस को करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, हमारा कनकेव लेंस को देख लेते हैं। कन्वेक्स लेंस का क्या यूज होता है, कन्वेक्स का यूज टू करेक्ट द नियर साइटनेस। जो नियर साइटनेस होता है, इसको जो है कि ट्रीट करने के लिए हम जो कनकेव लेंस को यूज करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। एन आई डिफेक्ट इन विच द फार ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियर विजिबल बट द नियर ऑब्जेक्ट आर क्लियर विजिबल। मतलब कनकेव लेंस के सिचुएशन में क्या होता है कि हम फार साइटनेस, नियर साइटनेस को ट्रीट करने के लिए कनकेव लेंस को यूज करते हैं। और इसको मेडिकल के टर्म में मायोपिया के नाम से जानते हैं। और इसमें होता क्या है कि दूर की वस्तु जो होती है, नियर साइडनेस में बहुत ही क्लियर हमको जो है कि क्लियर विजिबल नहीं होता है। लेकिन जो पास की होती है ना, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है कि फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर विजिबल नियर साइडनेस में, बट द नियर ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल इन दिस सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट वन, कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर विजिबल। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, द ह्यूमन आई इज द मोस्ट सेंसिटिव तो विजिबल लाइट ऑफ द वेवलेंथ। कितना होता है हमारा, 5500 जो एंगस्ट्रॉम होता है लाइट का जो वेवलेंथ होता है, इसके लिए क्या होता है,
इसका क्या होता है, येलो ग्रीन कलर होता है, येलो ग्रीन लाइट होता है। इसके लिए जो हमारा आई क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो ह्यूमन का आई होता है क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव टू द विजुअल लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना, 5500 एंगस्ट्रॉम। इसका कलर क्या होता है, येलो ग्रीन लाइट होता है ये। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज क्या होता है, द वेव लेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल। जो वेव लेंथ होता है लाइट का बहुत छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, लाइट जो ऑलवेज फील होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अब नेक्स्ट वन देखें तो हमारा क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द गिल्टरिंग कलर्स in the thin form of the soap is the result of the टोटल रिफ्लेक्शन प्लस इंटरफेरेंस। एक क्या होता है, सोप बबल्स वगैरह होते हैं ना, इन पे जब लाइट पड़ता है तो हमको पतला सा जो है कि कलर का जो है कि फिल्म दिखता है, मतलब डिफरेंट टाइप के कलर्स का। तो इसके पीछे जो फिनोमिना क्या होता है फिजिक्स का, ये टोटल रिफ्लेक्शन होता है, साथ ही साथ में इंटरफेरेंस होता है। इसके कारण हमको क्या दिखता है, द फॉर्मेशन ऑफ ए गिल्टरिंग कलर, द थीन फॉर्म ऑफ द सोप इन द रिजल्ट ऑफ द टोटल रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। इसमें क्या होता है, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जब लाइट ट्रेवल करता है कहाँ, हमारा डेंसर मीडियम से जो है कि रेयर मीडियम में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ द डायमंड कट्स इन ए प्रॉपर वे, क्या होता है, बिकॉज इट हैज द हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसके पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन होता है वो हायर होता है, जिसके कारण जो क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ द डायमंड कट्स इन ए प्रॉपर वे। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, एंडोस्कोप के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है हमारा, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं ना शरीर के अंदर कुछ चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एंडोस्कोप है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें, कि रमन इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है, डील विद द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑल द ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो रमन इफेक्ट था, जिनको जो है कि हमारे इंडिया से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्या किससे डील करता है, ये डील विद द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑल द ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड एससीडी, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क यूजेज क्या होता है, ऑडियो प्लेयर को यूज करता है, लेजर बीम, ठीक है। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड ए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूज ए लेजर बीम को यूज करता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, सीडी व्यू इन ए सनलाइट इट कलर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन हमारा फिनोमिना होता है, साथ ही साथ में जो डिफ्लेक्शन होता है, इसके कारण जो सीडी को जब लेके जाते हैं लाइट में ना, तो उसमें ऊपर जो ना कलर्स वगैरह दिखते हैं। Now next one देखते हैं, हमारा क्या है, टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका होता है हमारा कर्वेचर फॉर्म में होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा टेलीविजन के सिग्नल जो होता है कुछ डिस्टेंस के बाद से मिलने बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं ऑडियो सिग्नल्स को टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, एन इन ह्यूमन आई लिक्विड लाइट रे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यूरल इम्पल्स एट द रेटिना। रेटिना पे क्या होता है, हमारा न्यूरल इम्पल्स के रूप में जो है कि लाइट रे जो है कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, हमारा कि नेक्स्ट पेज पे कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें। तो इसमें जो फर्स्ट वन क्या है हमारा, व्हेन ए ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन ए स्टीम इट लेंथ एंड विड्थ बोथ इंक्रीज। दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, सॉरी बस ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि व्हेन ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन ए स्टीम, स्टीम में रखते हैं तो क्या होता है, इसका लेंथ और साथ ही साथ में क्या होता है, विड्थ दोनों इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तो जो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे ना, इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, एयर कंडीशनर क्या होता है, इट मेंटेन ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर बोथ, दोनों को मेंटेन करता है, ठीक है। जो हमारा एयर कंडीशन होता है किसको किसको, ह्यूमिडिटी को और साथ ही साथ में टेम्परेचर दोनों को मेंटेन रखता है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कूलिंग बाय डिजर्ट कूलर बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा एवोपोरेशन कूलिंग पे बेस्ड होता है हमारा डिजर्ट कूलर जो कूलर वगैरह होते हैं ना आप घर में यूज करते हो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो ये काम करता है हमारा एवोपोरेटिव कूलिंग पे ऑल्सो कॉल्ड द स्वाम्प कूलर के नाम से भी इसको जानते हैं अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कंप्रेस गैस के बारे में देख लेते हैं क्या यूज्ड बाय द एयर कंडीशनर के थ्रू जो होता है हमारा कंप्रेस गैस यूज होता है नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है व्हेन साल्ट एडेड इनटू द वाटर क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है ठीक है जब भी हम साल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है एंड द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारा डिक्रीज हो जाता है फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम का पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम साल्ट को ठीक है साल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या होता है डिक्रीज हो जाता है नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है हमारा प्रेशर क्या होता है लो होता है जिसके कारण क्या होता है वाटर बॉयल एट द लो टेम्परेचर तो फूड टेक्स लॉन्गर टाइम टू बॉयल इसके लिए क्या करते हैं हम उसमें एडिंग साल्ट इंक्रीज वाटर टू बॉयल एट द स्लाइटली हायर टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि जब हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है ऑलरेडी पता होगा जो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इसके थ्रू क्या होता है हमारा प्रेशर लो होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर भी लो होगा दैट मीन्स कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा लो टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा इसको अवॉइड करने के लिए जिससे क्या होता है हमारा जो खाना वगैरह होता है ना पकने में समय लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा साल्ट की मात्रा नमक की मात्रा मिला देते हैं जिससे क्या होता है वाटर टू बॉयल एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है हमारा डिक्रीज हो जाता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हाई एल्टीट्यूड होता है मतलब ऊंचाई पे क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाता है नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है तो टू कीप ड्रिंक एट द सेम टेम्परेचर फॉर द सम टाइम द वॉल्स ऑफ द थर्मोस बोतल आर कोटेड विथ क्या हमारा सिल्वर लेयर से कोटेड होते हैं मतलब कि जो भी हमारा थर्मस वगैरह होते हैं उनके अंदर का जो सरफेस होता है किससे हमारा सिल्वर लेयर से क्वेटेड होता है जिससे के थ्रू क्या होता है हमारा उसके अंदर टेम्परेचर जो एसिडिक टेम्परेचर मेंटेन होता है नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है जेरिक कंडीशन क्या होता है लो ह्यूमिडिटी जेरिक कंडीशन में क्या होता है हमारा लो ह्यूमिडिटी होता है नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर बिकॉज क्या होता है वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द लोअर टेम्परेचर ड्यू टू द हाई प्रेशर वाटर जो प्रेशर कुकर होता है इसके अंदर क्या होता है हमारा प्रेशर हाई होता है जब प्रेशर हाई होगा दैट मीन्स कि क्या होगा हमारा ये जो है कि क्या होगा तो प्रेशर जब हाई होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर पे ही क्या होता है हमारा वाटर जो है कि बॉयल होने लगता है ठीक है फिर से मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ कि फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन द प्रेशर कुकर बिकॉज द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द लोअर टेम्परेचर ड्यू टू द हाई प्रेशर नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है द मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन किस पे होता है हमारा एरिया ऑफ द होल ऑन द टॉप एंड द वेट केप्ट ऑन इट इन पे डिपेंड करता है हमारा कि कितना टेम्परेचर जो है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो है कि मेंटेन होगा अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इसको देख लेते हैं क्या होता है हमारा वेव मोशन को ठीक है वेव मोशन से भी हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो फर्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या हमारा गामा रेस क्या होता है हमारा हेनरी बेकरल ने जो है कि गामा रेस का इन्वेंशन किया था साथ ही साथ में क्या था हमारे पाउल बिलार्ड ने मिलके जो कि गामा रेस को खोजा था एक्स रे की बात करते हैं तो क्या हमारा विलियम रोंगेटर ने जो है कि इसकी डिस्कवरी की थी अल्ट्रा वायलेट रे को किसने खोजा था जोहन रिटर्न ने इंफ्रारेड को किसने खोजा था विलियम हर्शे ने इसके बाद है जो शॉर्ट वेव रेडियो या माइक्रोवेव होता है इसको किसने हर्ट्ज ने खोजा था लॉन्ग वेव को किसने खोजा था मार्कोनी ने कुछ इन्वेंशन है हमारे जो वेव से रिलेटेड है इसको जो है कि याद कर लीजिएगा आप लोग साथ ही में क्या होता है इन सितार में क्या होता है विच टाइप ऑफ द साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इस तरीके का होता है स्टेशनरी होता है और साथ ही साथ में क्या होता है एंड ट्रांसवर्स दोनों नेचर के जो साउंड्स होते हैं किसमें हमारे सितार में प्रोड्यूस होते हैं ठीक है दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपोगेट बाय द मींस ऑफ स्पेस वेव्स ठीक है इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है क्या होता है नॉर्मली प्रोपोगेटिंग बाय द मींस ऑफ स्पेस वेव्स नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है द रेडियो वेव्स आर द टीएम ईएम वेव्स क्या होता है रेडियो वेव्स हमारे क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं तो दे अनअफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या हो किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि रेडियो वेव्स का नेचर क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्वेट क्या होता है रिफ्लेक्टिंग पावर
जो रिफ्लेक्टिंग पावर का कॉन्सेप्ट होता है किससे हमारा अल्बर्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है हमारा 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक क्या होता है हमारा माइक्रोवेव का जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है तो रडार किसमें यूज होता है रेडियो वेव्स रडार में जो यूज होता है वेव्स किसका रेडियो वेव्स का यूज होता है रडार में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है व्हेन देयर इज a deflection of the ozone in the stratosphere the wavelength striking the earth surface will be क्या होता है हमारा 10 का पावर -7 मीटर होता है। ठीक है फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि व्हेन देयर इज a deflection of the ozone in the stratosphere the wavelength striking the earth surface will be क्या होता है 10 का पावर -7 मीटर। जब मतलब ओजोन लेयर में जो होल वगैरह हो गए हैं इसके बाद से जो भी वेवलेंथ वगैरह जो इसके थ्रू आते थे हमारे सरफेस को अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करते थे इनका वेवलेंथ कितना होता था हमारा 10 का पावर -7 मीटर का होता था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है नाइट विजन क्या होता है हमारा साथ ही साथ में जो टीवी रिमोट होता है इसमें जो वेव यूज होता है क्या होता है हमारा इंफ्रारेड वेव को यूज करते हैं। ठीक है नाइट विजन में साथ ही साथ में जो टीवी का रिमोट होता है इसमें क्या होता है इंफ्रारेड वेव को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या हमारा एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूजेस द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन कितना हमारा 88 से कितना 108 ठीक है 88 से 108 का जो मेगाहर्ट्ज का रेंज होता है इसके बीच का जो हमारा रेंज होता है ये कौन यूज करता है एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज यूज करती हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं हमारा क्या है एक्सरे क्या होता है एक्सरे यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ द इंटेस्टिनियल डिजीजेस जो भी हमारे इंटेस्टिनियल डिजीजेस होते हैं इनके डायग्नोसिस में जो रे यूज होता है क्या होता है हमारा एक्सरे होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है सीटी स्कैन के बारे में क्या होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है इसमें एक्सरे का यूज होता है। ठीक है इस तरीके से हमने वेब से इम्पोर्ट रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह थे उन सभी चीजों को देख लिया। अब जो है कि हम साउंड्स को देखने वाला है साउंड नाम का जो चैप्टर है हमारा अगेन जो है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है ये होता है हमारा स्टील में होता है और साथ ही साथ में इसका जो वैल्यू होता है ये कितना होता है 5960 मतलब कि 5916 मीटर पर सेकंड जो होता है स्पीड का साउंड होता है स्टील के अंदर में जो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है इसका रेंज जब इंफ्रासोनिक साउंड की बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से कम होगी किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी तो उसको क्या बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। जो भी साउंड जिनका फ्रीक्वेंसी हमारा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा इसको क्या बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड के रेंज में आते हैं ये। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है बेट्स वेल्स डॉल्फिन्स एंड माइस ऑल रिलीज अल्ट्रासोनिक साउंड सभी के सभी क्या हमारे अल्ट्रासोनिक साउंड को रिलीज करते हैं कौन कौन से बेट्स हो गए वेल्स हो गए डॉल्फिन हो गए माइस हो गए। डेट मीन्स कि इनका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है साउंड का 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है गैल्टोन विस्टल क्या होता है यूज फॉर द ट्रेनिंग एंड द कॉलिंग डॉग। जो डॉग्स वगैरह होते हैं ना उनको ट्रेन करने के लिए क्या हमारा जो गैल्टोन जो विस्टल है ठीक है सीटी होती है इसका यूज करते हैं। वो स्पेशल टाइप की सीटी होती है। क्या होता है ये एमिट करता है हमारा अल्ट्रासाउंड को एमिट करता है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या इको टेस्ट क्या होता है हमारा इको कार्डियोग्राफी इको का फुल फॉर्म जो क्या होता है हमारा इको कार्डियोग्राफी क्या होता है टू फाइंड इमेज ऑफ द हार्ट हार्ट के इमेज को फाइंड आउट करने के लिए इको टेस्ट करते हैं। यूज अल्ट्रासोनिक साउंड को इसमें यूज किया जाता है। नाउ जो है कि नेक्स्ट पेज देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्या हमारा सोनार की बात करते हैं तो क्या हमारा अल्ट्रासाउंड को यूज करता है सोनार हमारा। मैच नंबर क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है स्पीड ऑफ द साउंड इन ईयर ठीक है ये जो हम इन दोनों को मेजर करने के लिए क्या हमारा मैच नंबर का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया साथ ही साथ में जो साउंड का स्पीड होता है हमारा ईयर के अंदर में इनको मेजर करने के लिए हम मैच नंबर का यूज करते हैं। नेक्स्ट लेकर देखते हैं तो टू हियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर साउंड विल कितना होता है हमारा 16.5 मीटर या 17 मीटर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं किसको इको को हियर करने के लिए ठीक है। टू हियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर साउंड विल क्या होता है हमारा 16.5 मीटर का होना चाहिए और 70 मीटर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है पीच क्या होता है पीच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उस पर डिपेंड करता है हमारा साउंड का पीच ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि pitch of the sound depend on frequency। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है फ्लूट ऑफ ए लॉन्ग लेंथ प्रोड्यूस द वेव्स ऑफ हायर वेवलेंथ क्यों द साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द gases plasmas liquids as only the longitudinal waves but in sound it travel as a both longitudinal and the transverse waves।
मतलब जो हम बात करते हैं ना, क्या होता है कि जब साउंड वेव्स ट्रेवल करता है हमारा, जब साउंड वेव्स हमारा जब सॉलिड में ट्रेवल करता है तो इसका नेचर क्या होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, और साथ ही साथ में क्या होता है ट्रांसवर्स, दोनों नेचर का होता है। लेकिन यही साउंड वेव्स जब ट्रेवल करता है हमारा किस में, लिक्विड में, तो इस कंडीशन में साथ ही साथ में गैसेस में, तो इसका क्या होता है ओनली जो है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि जब साउंड वेव हमारा ट्रेवल करता है गैस में और साथ ही साथ में लिक्विड में, तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, साथ ही साथ में प्लाज्मा में, तो इस कंडीशन में जो उसका नेचर होता है क्या होता है, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का होता है। लेकिन जब यही साउंड वेव ट्रेवल करता है हमारे सॉलिड मीडियम में, तो इसका नेचर क्या होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल प्लस ट्रांसवर्स दोनों नेचर का होता है, ठीक है। यही रीजन होता है क्या, कि फ्लूइड ऑफ ए लॉन्ग लेंथ प्रोड्यूस द वेव्स ऑफ द हायर वेवलेंथ। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा सोनोग्राफी के बारे में देख लेते हैं क्या था। इट यूज्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, क्या होता है, सोनोग्राफी जो होता है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, तो हार्ट वाइब्रेट एज ए इंफ्रासोनिक, जो हार्ट का वाइब्रेशन होता है ना, वो जो क्या होता है इंफ्रासोनिक रेंज में होता है। डेट मीन्स क्या होता है हमारा 20 हर्ट्ज से क्या होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, लेस देन होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, स्लीथोस्केप क्या होता है, यूज बाय द डॉक्टर टू हियर हार्ट पेशेंट बीट। जो हमारा हार्ट पेशेंट होते हैं उनके बीट को सुनने के लिए जो डॉक्टर क्या होते हैं ना, आला वगैरह जो बोलते हैं, जो कान में लगा के घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लीथोस्कोप बोलते हैं, जो कि हमारा जो है कि इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। एक्चुअल देखे तो क्या है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या होते हैं ये, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ द सुपरसोनिक जेट, क्या होता है, डिप्लेक्शन इन ओजोन लेयर, क्या होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इफेक्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ द सुपरसोनिक जेट, जो सुपरसोनिक जेट्स वगैरह होते हैं ना, वो जो फ्लाइट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसका क्या इफेक्ट होता है, डिप्लेक्शन इन द ओजोन लेयर, क्या होता है ओजोन लेयर में डिप्लेक्शन होता है, साथ ही साथ में फ्लाइट एट द स्ट्रेटोस्फियर हाइट, सुपरसोनिक जेट्स वगैरह से क्या होता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा स्पीड ऑफ द सुपरसोनिक वेव क्या होता है, बाय मैच नंबर के थ्रू इसको मेजर करते हैं। अब हम कुछ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड देख लेते हैं, साथ ही साथ में इनकी इंटेंसिटी देखते हैं डेसिबल में। विस्पर की बात करते हैं तो कितना होता है हमारा 50 टू 20। नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात होती है तो 30 टू 60 डेसिबल होता है। एंगल कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो क्या 70 टू 80 होता है। ट्रक मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो 90 टू 95 होता है। इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं तो क्या हमारा 100 टू 110 होता है। और जेट प्लेन की बात करते हैं तो 140 से 150 जो इंटेंसिटी होता है डेसिबल में। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा क्या है, SWHO, तो सेफ नॉइज लेवल फॉर द सिटी कितना होता है, हमारा होता है 45 डेसिबल, जो होता है हमारा सेफ नॉइज लेवल होता है WHO के द्वारा किसी भी सिटी के अंदर में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइज फॉर द ह्यूमन बीइंग इज अराउंड, कितना होता है 85 डेसिबल तक का साउंड क्या होता है, ह्यूमन जो क्या ईयर होता है क्या टॉलरेट कर सकता है। इसके ऊपर के साउंड में उसको प्रॉब्लम फील होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट वन क्या है इसमें, नेक्स्ट वन क्या है, द साउंड लेवल अबोव द 80 डेसिबल क्या होता है हमारा, हैजार्डस होता है, मतलब कि हमको नुकसान पहुंचा सकता है। द ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग क्या हमारा होता है 60 डेसिबल होता है, मतलब 60 डेसिबल तक का साउंड क्या होता है ना, इजीली अच्छा लगता है। उसके ऊपर हुए कि लाउडनेस फील होगा। नेक्स्ट वन क्या हमारा, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्या, एम्पलीट्यूड, जो है कि एम्पलीट्यूड के थ्रू जो है कि हम लाउडनेस को मेजर करते हैं साउंड के। When a sound wave undergoes from the one medium to another, the quality remain unchanged, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, साथ ही साथ में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सेम कंडीशन हमारा जो है कि लाइट वेव्स की सिचुएशन में भी फॉलो होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, when the same tone is played on a sitar and a flute, the sound produced can be distinguished from each other because of the difference in the quality only। मतलब क्या, जो क्वालिटी होगा ना, दोनों की जो क्वालिटी आएगी इसके बेसिस पे ही हम दोनों के सितार और साथ ही साथ में फ्लूट के थ्रू जो साउंड आएगा उसको हम जो कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ी। मसल साउंड्स कैन डिफर फ्रॉम ईच अदर, क्या होता है हमारा, जो सॉरी म्यूजिकल साउंड्स होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या, म्यूजिकल साउंड्स वगैरह होते हैं ना, एक दूसरे से डिफरेंट किसमें होते हैं हमारे, लाउडनेस में, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर इंटेंसिटी लाउडनेस के थ्रू क्या होगा, लाउडनेस को मेजर करना है तो इंटेंसिटी को देखेंगे। पिच के थ्रू क्या होता है, स्टिलनेस को देखते हैं। क्वालिटी के थ्रू क्या होता है, हम टिम्बर को देखते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बट व्हेन द पिच एंड द लाउडनेस आर द सेम, द क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूजिकल
sound which enable us to distinguish between the two sounds. Now next one देख लेते हैं इसमें क्या हमारा द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है हमारा फोनेम्स। ठीक है, फोनेम्स फोनेम्स जो होते हैं हमारे बेसिक यूनिट ऑफ साउंड होते हैं। डायटोनिक स्केल क्या होता है मोस्ट कॉमन म्यूजिकल स्केल, ये क्या होता है इट कंसिस्ट 8 जोन्स ऑफ नोट्स और नोट्स क्या हमारा 8 जोन्स या नोट्स कंसिस्ट करता है हमारा डायटोनिक स्केल। क्या होता है ये म्यूजिकल स्केल को का जो कि सबसे कॉमन हमारा क्या होता है डायटोनिक स्केल होता है। सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये डायटोनिक स्केल क्या होता है हमारा मोस्ट कॉमन म्यूजिकल स्केल होता है और इट कंसिस्ट क्या करता है हमारा 8 जोन्स और नोट्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है व्हेन द टीवी स्विच ऑन ऑडियो एंड द वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पिक्चर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है ना इसके थ्रू क्या होता है हमारा पिक्चर सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं। साथ ही साथ में जब हम ऑडियो सिग्नल्स की बात करते हैं तो क्या होता है इसमें इसमें जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज होता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि जब हम टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट होता है तो जो पिक्चर सिग्नल्स वगैरह होते हैं किसके थ्रू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। जबकि जो ऑडियो सिग्नल्स वगैरह होते हैं किसके थ्रू हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू जो है कि हमारे पास आते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ना फिजिक्स के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह थे, ठीक है, इन सभी चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया। ना हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हमने जो है कि थोड़ा-सा जो है कि जो लूसेंट वगैरह है, ठीक है, लूसेंट का हमने पॉलिटी का नोट्स बनाया है, ठीक है, और साथ ही साथ में इकोनॉमी का भी नोट्स बनाया है। इन दोनों नोट्स को हम जो है कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से शेयर कर देंगे। साथ ही साथ में आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।